अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आप सभी का वेलकम किया जाता है एक और वीडियो लेक्चर में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा अब कि कौन कौन सी कंडीशन से हमारा कोऑर्डिनेटर बन जाता है पैरेललोग्राम। कभी कभार हमारा कोऑर्डिनेटर बन जाता है, कभी कभार डेफिनेशन से भी पैरेललोग्राम। जैसे कि कोई भी कोऑर्डिनेटर जो आपको देखने को मिलेगा जिसमें टू पेयर्स ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए तो वो डेफिनेशन से बन जाता है वो कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम। कभी कभार कुछ प्रॉपर्टीज पॉजेस करने से भी हमारा कोऑर्डिनेटर बन जाता है पैरेललोग्राम। जैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अगर हमारे कोऑर्डिनेटर में होगी तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है। कोई भी कोऑर्डिनेटर जिसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होगी वो कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं पैरेललोग्राम। कोई भी कोऑर्डिनेटर जो आपके पास में होगा जिसमें ये प्रॉपर्टी होगी उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल इन मेजर होगी वो कोऑर्डिनेटर भी बन जाता है पैरेललोग्राम। और कोई भी कोऑर्डिनेटर जो आपको देखने को मिलेगा और उसकी डायगोनल्स आपको देखने को मिलेगी वो बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। वो कोऑर्डिनेटर भी बन जाता है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने कुछ प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में क्या क्या चीजें पढ़ी थी ये कन्वर्स थॉमस। ओके, चलिए आते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की तरफ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक और थॉर्म को प्रूव करने वाले हैं, लेकिन वो जो थॉर्म है ना बेटा वो रोम्बस के रिलेटेड है। किसके रिलेटेड में है? रोम्बस के रिलेटेड में। चलिए पहले आते हैं स्टेटमेंट ऑफ द थॉर्म की तरफ। यहाँ पे बताता है स्टेटमेंट ऑफ द थॉर्म इज लाइक दिस, द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायगोनल जो रोम्बस की होती है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होती है, यानी कि जहां पे वो कट करती है वहां पे जो चार एंगल्स बनते हैं, ठीक है बेटा, वो चार की चार एंगल्स 90 डिग्री के बराबर है। ठीक, ये चीज हमें प्रूव करनी है। अच्छा, रोम्बस के बारे में थॉर्म है। रोम्बस की डेफिनेशन क्या है? सर रोम्बस की डेफिनेशन आपने बताई थी पैरेललोग्राम से। कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आपको इक्वल इन लेंथ देखने को मिलेगा वो वही पैरेललोग्राम रोम्बस होता है। यानी कि कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल इन लेंथ हो गए, ठीक है, जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स या एक पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल इन लेंथ हो गए वो पैरेललोग्राम बन जाता है रोम्बस। अच्छा, जितनी भी, इट मींस दैट एवरी पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। इसका मतलब कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी पैरेललोग्राम के रिलेटेड में वो सभी खासियतें, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होगी हमारे रोम्बस साहब में। ठीक है बेटा, जैसे कि अगर डायगोनल पैरेललोग्राम की उसको डिवाइड करते हैं दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में, जो डायगोनल होगी किसकी? डायगोनल होगी रोम्बस की, वो भी इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगी। अगर अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल, अगर अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल, if the diagonals of the parallelogram are bisect each other, it means that all these three properties are going to possess by the rhombus itself. Okay, I mean to say that opposite sides of the rhombus are equal, opposite angles of the rhombus are equal, and diagonals of the rhombus definitely they bisect each other. Definitely they bisect each other, because since every rhombus is a parallelogram, as the diagonals of the parallelogram bisect each other, therefore we can say that the diagonals of the rhombus also bisect each other. But in this very form हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है जो डायगोनल्स रोम्बस की होती है बेटा वो तो बाइसेक्ट करती है, लेकिन कैसे? वो राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करती है। आई मीन टू से दैट डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस आर परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। ठीक है, चलिए आते हैं अपने इस फॉर्म की गिवन की तरफ। ठीक है बेटा, गिवन क्या लिखेंगे? गिवन हमारे पास में क्या है? सर एक रोम्बस है, रोम्बस रोम्बस ए बी सी डी। ठीक है, चलिए मैं इसका एक रफ स्केच यहां पे बनाऊंगा रोम्बस का। यह हमारे पास में रोम्बस है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ओके, दिस इज सी एंड दिस इज डी। और इसकी दो डायगोनल्स दी गई है, ए सी एंड बी डी, ओके, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है, चल लिखते हैं आगे इसके गिवन में, a rhombus ABCD with its two diagonals, with its two diagonals AC and BD which intersect each other एट पॉइंट ओ। ठीक है, आप देखिए बेटा प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें क्या करना है? AC इज परपेंडिकुलर टू BD,
at O, that is angle AOB is equal to angle BOC is equal to angle COD is equal to angle DOA is equal to 90 डिग्री। ठीक है बेटा, यानी कि ये चीज हमें प्रूव करनी है। अगर ये चार के चार एंगल जो यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये चार के चार एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री एंगल हो गए। इसका मतलब क्या है, जो ये डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ओ, असल में वो वहां पे क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यही चीज हमने प्रूव करनी पड़ेगी। इनफैक्ट देखिए बेटा, अगर यहाँ हमारे पास में इस रोम्बस की दो डायगोनल्स है, एसी और बीडी, हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। अगर एसी परपेंडिकुलर होगी बीडी को एट पॉइंट हो, इसका मतलब चार के चार जो एंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक, अब ये पूरी की पूरी ये जो मैंने इक्वेशन लिखी एंगल्स की इक्वेशन की, ये चार के चार एंगल 90 डिग्री के बराबर होने चाहिए, और आपने खाली एक एंगल इनमें से 90 दिखाया ना, बाकी सब काम आपका खुद ब खुद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए मान लेते कि मैंने एंगल एओबी दिखाया 90 डिग्री है। अब जरा बताइए, एंगल एओबी और एंगल एओडी ये तो लीनियर पेयर एंगल्स है, अगर ये 90 होगा ये भी तो 90 होगा, बिकॉज लीनियर पेयर एंगल्स का जो सम होता है वो क्या होता है, दैट इज 180 डिग्री। इफ दिस इज 90 दिस विल बी ऑटोमेटिकली 90। सिमिलरली दिस एंड दिस कितना, ये वाला एंगल एओबी अगर 90 है, एंगल सीओडी कितना होगा, वो भी 90 होगा, बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली अगर ये 90 होगा, अगर ये 90 होगा, ये आपने इनडायरेक्टली दिखाया 90, अगर ये अब 90 होगा ये भी क्या होगा, 90 होगा, बिकॉज ये और ये आपस में जुड़े हुए हैं एज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यानी कि इन चार एंगल्स में से एक एंगल हम दिखाएंगे, चाहे एओबी हो, चाहे बीओसी हो, चाहे सीओडी हो, चाहे हम डीओए को 90 दिखाए, तो हमारा काम हो गया। यानी कि हमने दिखाया इस रोम्बस की डायगोनल्स एसी और बीडी आपस में करती है, आपस में है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बाइसेक्टर तो ये ऑलरेडी करते हैं, बिकॉज दे आर एक्चुअली द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, बिकॉज एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो लेट मी गो टुवर्ड्स द प्रूफ ऑफ दिस वेरी थ्योरम। ओके बेटा, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है, डायरेक्ट हम आएंगे इसके प्रूफ में। प्रूफ में क्या करेंगे, प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स में काम करेंगे, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल बीओसी में, या तो ट्रायंगल बीओसी और ट्रायंगल सीओडी में, या तो ट्रायंगल सीओडी और ट्रायंगल डीओए में, या तो ट्रायंगल डीओए में और ट्रायंगल एओबी में। इट इज योर चॉइस, आपका काम कैसे भी बन जाएगा। चलिए मैं अपना काम बनाऊंगा ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल बीओसी को लेके। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB and triangle BOC comma we have what we have। सर आपके पास में ये चीज है, आपके पास में है OA is equal to OC, है ना बेटा, OA is equal to OC because O is the midpoint of AC, बिकॉज जो AC है ना बेटा, इट इज एक्चुअली द डायगोनल ऑफ द रोम्बस, क्योंकि हर एक रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका मतलब अगर ये बाइसेक्ट करती है ओ, इसका मिड पॉइंट होगा AC का, तो O और OC हो गए लेंथ में बराबर। ठीक है बेटा, उसके बाद में क्या होगा सर, OB होगा बराबर OB के। वाई, इन दोनों ट्रायंगल्स में बेटा ये कॉमन साइड बन रहा है, क्या बन रहा है, कॉमन साइड। ये तो देखने से ही हमें ऑब्जर्व हो रहा है कि OB इन दोनों ट्रायंगल्स का, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC का एक कॉमन साइड है। ठीक है, उसके बाद में हम आएंगे आगे क्या होगा सर, AB साइड पहले वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल AOB का साइड BC के बराबर है, साइड BC के बराबर है। क्यों, ये है बेटा साइड्स ऑफ रोम्बस। ठीक है बेटा, जितने भी साइड्स हमारे पास में रोम्बस के होते हैं, बोलो वो क्या होते हैं, वो होते हैं इक्वल इन लेंथ। ठीक है बेटा, बिकॉज मैंने अभी बताया कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें दो एडजेसेंट साइड्स आपको इक्वल इन लेंथ देखने को मिलेगा, वो रोम्बस होता है, वो पैरेललोग्राम होता है रोम्बस। ठीक, अब ये रोम्बस है ना, रोम्बस के ये दो एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास में किसी भी पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स लेंथ में इक्वल है, तो उसके सभी साइड्स वो इनडायरेक्टली आते हैं बाय मींस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, वो इक्वल आते हैं। इट मींस दैट रोम्बस के असल में सभी साइड्स होते हैं इक्वल। अब मैंने AB और BC लिखा यहाँ पे इक्वल, तो
आपको यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को मैंने ऑब्जर्व किया, ट्रायंगल AOB को और ट्रायंगल BOC को। हमने यहाँ पे देखा कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, congruency criteria triangle AOB is congruent to triangle BOC, ठीक है बेटा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम लिख सकते हैं बेटा सो बाय CPCT से हमारा मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड्स के अपोजिट में एंगल्स होते हैं वो इक्वल इन मेजर होते हैं। अब जरा बताइए ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC आपस में है कॉन्ग्रुएंट, ओके है, ठीक है। जरा बताइए अगर मैं ये अल्फा ले लूंगा, ये बीटा ले लूंगा, ये अल्फा और बीटा असल में भाई बहन है, ठीक है। तो एक जगह ये आएंगे, अल्फा का मतलब एंगल AOB, बीटा का मतलब एंगल BOC, ओके। तो जरा बताइए ये जो दोनों ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसमें क्या ये AB साइड इस वाले पहले वाले ट्रायंगल का इस दूसरे वाले ट्रायंगल के BC साइड के बराबर है? हाँ है। जरा बताइए AB साइड का ट्रायंगल AOB में कौन सा एंगल अपोजिट है? सर अल्फा, आई मीन टू से दैट एंगल AOB। और इस वाले ट्रायंगल BOC में BC साइड का जो अपोजिट एंगल है वो कौन है? एंगल BOC, दैट इज बीटा। क्या अल्फा और बीटा बराबर हो गए? हाँ हो गए सर, ठीक है। सो बाय CPCT आई कैन राइट डाउन अल्फा इज इक्वल टू बीटा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा मीन्स एंगल AOB और एंगल BOC इन दोनों ट्रायंगल्स में हो गए इक्वल इन मेजर, ठीक है। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई दे आर 180 डिग्री? बिकॉज सर ये है लीनियर पेयर एंगल्स, LP एंगल्स है ये, ठीक है बेटा। अगर आप देखोगे ये जो ये वाला एंगल है, एंगल अल्फा और एंगल बीटा, इसमें दो नॉन कॉमन आर्म्स जो है OA और OC, दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन। Hence these two angles alpha and beta are two adjacent angles and their non common arms form a straight line। ये तो डेफिनेशन हमारे पास में LP एंगल्स की आती है। जब कभी भी हमारे पास में कोई भी पेयर ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स होगी तो उनका मेजर होता है हमेशा 180, ठीक है। वही हमने किया यहाँ पे, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए बेटा, अगर अल्फा और बीटा बराबर है, जहां कहीं पे भी आपको बीटा देखने को मिलेगा आप उसको बुला सकते हो ना अल्फा, ठीक है। क्या बुला सकते हो? अल्फा। ये बुरा नहीं मानेगा, ठीक है, बिकॉज हमने प्रूव किया अल्फा और बीटा बराबर है। चलिए इस इक्वेशन को आगे ले जाते हैं। हम अल्फा को अल्फा ही रहने देंगे और बीटा को रिप्लेस करेंगे अल्फा से, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। आगे जाएंगे, लेकिन मैं जाऊंगा आगे इधर विच इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस अल्फा विल बी 2 अल्फा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बेटा। अब जरा बताइए अल्फा प्लस अल्फा हो गया 2 अल्फा, वो किसके बराबर है? दैट्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। जरा बताइए 2 और अल्फा के साथ में रिलेशन कौन से है? सर मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन है। और किसी भी मल्टीपल वाले नंबर को आगे जाके हम इक्वेशन में राइट साइड में घसीटते हैं, बोलो उसको क्या हो जाता है? सर डिवाइड होता है, राइट साइड वाले पूरी एक्सप्रेशन को डिवाइड होता है। राइट साइड में कौन सा एक्सप्रेशन है? सर हमारे पास में राइट साइड में एक नंबर है जो कि 180 है, तो 2 हो जाएगा इसको डिवाइड। चलिए हम क्या करेंगे हम इसको हवा में ही क्या करेंगे बेटा? कैंसलेशन करेंगे। 2 1 जार 290 जार विच इंप्लाइज दैट अल्फा का वैल्यू आएगा 90। लेकिन अगर आप देखोगे अल्फा से आपका मतलब एंगल AOB, विच इंप्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखिए बेटा अगर एंगल AOB 90 है, जरा बताओ अल्फा और बीटा ये क्या है? LP एंगल्स, अल्फा प्लस बीटा है 180 डिग्री। और हम यहाँ पे अल्फा हमारे पास में, चलिए इसको लिखते हैं इक्वेशन स्टार, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सो फ्रॉम इक्वेशन स्टार कामा वी हैव देखिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे वो 90 डिग्री। लेकिन अल्फा का मतलब है सर एंगल AOB इज इक्वल टू, बीटा का मतलब है एंगल BOC, अल्फा का मतलब एंगल AOB, ठीक, बीटा का मतलब एंगल BOC। अल्फा और बीटा दोनों 90 के बराबर, हम लिख सकते हैं ना अल्फा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। देखिए बेटा इधर अब जो ये एंगल BOC है ये एंगल AOB है। क्या ये एंगल AOB और क्या ये एंगल COD बराबर है? तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। मैं इसको आगे जाके इस इक्वेशन को यहाँ पे 90 नहीं लिखूंगा, बल्कि ये जो एंगल AOB है बेटा
क्योंकि एंगल AOB और एंगल BOC ऑलरेडी बराबर है, लेकिन एंगल AOB और एंगल COD आपस में बराबर है बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इक्वेशन को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल COD, ठीक है बेटा, विच इज इक्वल टू आगे जाके थोड़ी सी इक्वेशन हम आगे ले जाएंगे। अब जो एंगल BOC है या एंगल BOC जो है ना बेटा, ये एंगल AOD या DOA के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इसको इसके बराबर। तो विच इज इक्वल टू एंगल DOA, क्योंकि ऑलरेडी से हमने इन दोनों एंगल्स का एंगल AOB और एंगल BOC का मेजर दिखाया 90, तो ये आएगा 90। तो हम आगे जाके लिख सकते हैं विच इंप्लाइज दैट AC is perpendicular to, इसको ऐसे लिखेंगे, AC is perpendicular to BD at C, hence proved, ठीक है बेटा, hence proved। तो इस तरीके से हमारी ये हो गई थ्योरम, ठीक है। थ्योरम हमारे पास में क्या थी सर, हमारे पास में थ्योरम थी कि जब कभी भी हमारे पास में रोम्बस होगा उसकी डायगोनल्स होती है आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वही हमने लिखा कि हमारे पास में रोम्बस ABCD है जिसकी दो डायगोनल्स AC और BD है जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। हमें दिखाना है AC और BD आपस में परपेंडिकुलर होंगे एट पॉइंट O, AC और BD होंगे परपेंडिकुलर एट पॉइंट O, ठीक है। उसके लिए मैं बता सकता हूँ कि इन चारों के चार एंगल्स को मुझे 90 दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने दो एडजेसेंट ट्रायंगल्स को चूज किया, इस वाले और इस वाले को। यू कैन वर्क ऑन दिस एंड दिस और दिस एंड दिस और दिस एंड दिस, ओके। तो मैंने ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC को लिया। वहां पे मैंने बताया आपको OA और OC बराबर है बिकॉज वो इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल AC, as AC is actually the diagonal of rhombus, since rhombus is a parallelogram के diagonal bisect करते हैं, it means that AC का जो मिड पॉइंट होगा वो O होगा, that is the point of intersection of this diagonal, okay। उसके बाद हमने लिखा OB is equal to OB because it is actually the part of both the triangles, it is actually the common side of both the triangles, therefore we can write down here cos that is common। After that I have written here that AB is equal to BC because they are actually the two adjacent sides or sides of the rhombus. All the sides of the rhombus are equal, therefore we can have the equality between the sides here, that is AB and BC are equal, okay। Now in these two triangles, triangle AOB and triangle BOC, we have observed that three of the sides of first triangle, that's triangle AOB, are equal to three of the sides of triangle BOC. Therefore we can say that by SSS congruency criteria these two triangles are definitely congruent. If these two triangles are congruent, therefore in congruent triangles there follows a criteria which is known as CPCT, corresponding parts of congruent triangles. What do you mean by corresponding parts of congruent triangles? In congruent triangles, equal sides have equal angles opposite to them, okay। What about AB and BC? Aren't they the equal sides of these two congruent triangles? Definitely they are. What about the angle opposite to the side AB? That's alpha. What about the angle opposite to the side BC in the triangle BOC? That's beta. Can't I say that alpha and beta are equal? Obviously alpha and beta are equal by CPCT, okay। After that, what about this alpha and beta? Are they adjacent angles? Yes, they are adjacent angles because they share a common vertex, so they share a common arm OB. Their non-common arms OA and OC form a straight line. They are such type of adjacent angles that their non-common arms form a straight line, and that is actually the definition of what? Linear pair angles. I mean to say that alpha and beta are special type of adjacent angles whose non-common arms O and OC form a straight line, hence they are linear pair angles. And we know that sum of the linear pair angles is always equal to 180 degree. So we can write down here alpha plus beta is equal to 180 degree, and cos is here, that is they are LP angles. After that, since alpha and beta are equal by CPCT, we can replace here alpha beta by alpha, and I can write down this equation in the next system as alpha plus alpha is equal to 180 degree. Since these are two like terms, okay, so I can write down 2 alpha is equal to 180 degree, 2 1s and 2 90s. It will reduce here, 180 will be reduced by 2 and it will become 90. Alpha will be 90 from equation star. But alpha is nothing, that is angle AOB, which implies that angle AOB is equal to 90 degree. So from equation star, both of these angles, that is alpha and beta, have equal measure. We can write down that both of these angles are 90 degree. After that, I can replace alpha by its natural angle, that is angle AOB, and beta by its natural angle, that is angle BOC. Since angle AOB and angle COD are
vertically opposite angles and they have equal measure. So I can't stop this very equation here. I will let it to go towards the angle, that is angle COD. I can equate it with angle COD, that is equal to angle AOB. So I can further assume this very equation onwards. Okay, since angle BOC and angle AOD or DOA are vertically opposite angles, they have equal measure, and we have already proved that angle BOC and angle AOB are 90. We can further equate this angle COD with angle DOA, and we can equate all these four angles equal to 90. That what we have been asked to prove in this very theorem. I mean to say that AC is perpendicular then to BD at C. This is actually the proof of our theorem. Hope you have understood it. If you have any kind of doubt, so in the last of the video lectures, we have the comment section. You can comment on my video lecture. Okay, we will start all types of problems. Thank you.